गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चैप्टर नंबर 18 जो था वो कंप्लीट हो चुका है पीछे वाली वीडियो में, और 5वीं यूनिट हमने शुरू कर रखी है जिसका 17 और 18 नंबर जो चैप्टर है वो पूरे हो चुके हैं। तो आज हम आपकी यूनिट नंबर 5 का अगला लेसन करेंगे। लेसन नंबर कौन सा? 19 नंबर करेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे यूनिट नंबर 5 का। एक और रहेगा आपका इसके बाद में 20 नंबर। उसके बाद में आपकी 5 नंबर यूनिट पूरी हो जाएगी। तो हमारे जो एक यूनिट रहेगी 4 नंबर बोटनी के अंदर। बोटनी के अंदर मात्र एक यूनिट बचेगी 4 नंबर। उसकी बात इसके बाद करेंगे हम। तो देखिए लेसन नंबर 19 का जो आपके नाम है वो है प्रतिपालनीय कृषि। प्रतिपालनीय कृषि। देखिए बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के नाम पर ही पूरा अंत तक, जहाँ तक अभ्यास प्रश्न लिखा आता है वहाँ तक दिया हुआ होता है। तो चैप्टर का नाम हमें समझ में आना चाहिए। तो हम समझते हैं कि प्रतिपालनीय कृषि क्या होती है। देखो बच्चों, अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? प्रतिपालनीय कृषि। एक शब्द कौन सा है? एक तो है सस्टेनेबल, ठीक है, और दूसरा शब्द कौन सा है? एग्रीकल्चर। ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एक तो सस्टेनेबल और एक एग्रीकल्चर, 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। तो देखिए बच्चों, सस्टेनेबल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, शाब्दिक भाषा में अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है टिकाऊ या सहारा प्रदान करने वाला। सहारा प्रदान करने वाला, या आप बोल सकते हो अवरूपी या प्रतिपालनीय बोल सकते हो। ये इसका अर्थ होता है सस्टेनेबल का। प्रतिपालनीय शब्द जो लिया गया है वो इसका अर्थ होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसके हम अगर इस शब्दार्थ के अनुसार अगर बात करें इसकी पूरे अर्थ की, तो क्या होगा कि ऐसा प्रक्रम, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा प्रक्रम या कार्य, ऐसा प्रक्रम या कार्य जिसको बिना किसी हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव के दीर्घकाल का मतलब होता है बच्चों लंबे समय तक जारी रखा जा सके। सस्टेनेबल का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ या सहारा प्रदान करने वाला, या अवरूपी या प्रतिपालनीय। अर्थात ऐसा प्रक्रम या कार्य जिसको बिना किसी हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव के दीर्घकाल या लंबे समय के लिए क्या रखा जा सके? जारी रखा जा सके। सीधा सा अर्थ ये है, कोई भी हम काम करते हैं उससे हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उसको कोई भी हानिकारक प्रभाव ना पड़े और वो कार्य भी लंबे समय तक क्या है? जारी रह सके। इस कार्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सस्टेनेबल या प्रतिपालनीय का, जो प्रतिपालनीय शब्द है इसका यूज किया जाता है। दूसरा शब्द है बच्चों कृषि। आपने कृषि आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नाम भी सुनते आ रहे हो कृषि, ठीक है। कृषि की बात करें तो हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है कृषि हम लोग करते हैं। अभी जो फसल है वो बोई हुई है, लेकिन यहाँ पे कृषि की परिभाषा क्या होगी? देखिए कृषि क्या होती है? कृषि एक तो अगर बात करें तो फसली पौधों, ध्यान से सुनना, अर्थ क्या होता है? फसली पौधों व
या और लिख सकते हो, फसली पौधों और पालतू जंतुओं का संवर्धन करना। पालतू जंतुओं का क्या करना? संवर्धन करना। क्या कहलाती है? कृषि या एग्रीकल्चर कहलाती है। कृषि या फिर क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने दोनों के प्रतिपालनीय कृषि के इंग्लिश दो शब्द हैं, सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर, दोनों के शाब्दिक अर्थ की बात कर ली। अब हमें परिभाषा अगर पूछी जाए प्रतिपालनीय कृषि की परिभाषा क्या होगी, तो हमारे पास प्रतिपालनीय का अर्थ भी है और हमारे पास कृषि का अर्थ भी है। इन दोनों का मिक्स रूप करेंगे तो हमें प्रतिपालनीय कृषि की जो परिभाषा है वो मिलेगी। तो एक बार प्रतिपालनीय का अर्थ क्या था? ऐसा कार्य जिसको हम लंबे समय तक जारी रख सकें या दीर्घ काल तक जारी रख सकें बिना किसी हानिकारक प्रभाव के या प्रतिकूल प्रभाव के, उसे प्रतिपालनीय कहा था। कृषि क्या है? फसली पौधों का उत्पादन करना और पालतू जंतुओं का संवर्धन या उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। अब हमारा मेन टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि प्रतिपालनीय कृषि क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। तो इसका अर्थ देखिए आप क्या होता है। इसके अर्थ की बात करते हैं, क्या होगा देखिए, डेफिनेशन इसकी क्या होगी। प्रतिपालनीय कृषि की देखिए, प्रतिपालनीय कृषि की परिभाषा की बात करते हैं, पहले लिख देता हूं। कृषिजन्य पादपों एवं पालतू जंतुओं का संवर्धन व उत्पादन करने का ऐसा समाकलित तंत्र, यहां तक समझिए। कृषिजन्य पादपों एवं पालतू जंतुओं का संवर्धन एवं उत्पादन करना, ये किसका अर्थ लिया था हमने? एग्रीकल्चर का अर्थ लिया था। किसका अर्थ लिया था? एग्रीकल्चर का अर्थ लिया था, जो हमारे सामने है, लिख दिया। कृषिजन्य पादपों एवं पालतू जंतुओं का संवर्धन एवं उत्पादन करने का ऐसा समाकलित तंत्र जिसमें इनके आवास स्थलों को बिना हानि पहुंचाए हुए दीर्घकाल या लंबे समय तक जारी रखना। लंबे समय तक क्या रखना? जारी रखना। यह अर्थ किसका, जो मैंने कलर वाली चौक से लिखा है, ये किसका है? सस्टेनेबल। किसका अर्थ है? सस्टेनेबल का, प्रतिपालनीय का। जारी रखना जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, क्या कहलाती है? प्रतिपालनीय कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिपालनीय कृषि कहलाती है। यह थी बच्चों प्रतिपालनीय कृषि की परिभाषा। फिर से देख लो, कृषिजन्य पादपों एवं पालतू जंतुओं का संवर्धन बहुत बार आई हुई है, एवं उत्पादन करने का ऐसा समाकलित तंत्र जिससे उनके आवास स्थलों को बिना हानि पहुंचाए हुए लंबे समय तक उसे जारी रखना, जिससे मानव की आवश्यकताओं की क्या हो? पूर्ति हो, प्रतिपालनीय कृषि कहलाती है। प्यारे बच्चों, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बोलें, हम कृषि कर रहे हैं, साथ में हम पशु पाल रहे हैं, और साथ में जहाँ पे उनका हम उत्पादन कर रहे हैं उस जगह पे कोई अन्य नुकसान नहीं हो रहा हो, और वो काम हम लंबे समय तक कर रहे हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा हो, उसे क्या बोला जाता है? प्रतिपालनीय कृषि बोला जाता है। आगे बात करते हैं, प्रतिपालनीय कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ी?
प्रतिपालनीय कृषि की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, हमारा कृषि प्रधान देश है। जितना प्राचीन, अगर हम बात करें, जितनी मानव सभ्यता है जितनी प्राचीन, उतने ही प्राचीन क्या है? कृषि उत्पादन है। क्या है? कृषि उत्पादन है। प्राचीन समय में सभी को पता है, मानव को 3 चीजों की आवश्यकता होती थी, जो हम 17 और 18 नंबर चैप्टर में करके आए हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? कपड़ा, मकान और कपड़ा हो गया, मकान हो गया और भोजन हो गया। हैबिटाट, फूड एंड क्लोथ्स, 3 चीजों की प्राचीन काल में आवश्यकता होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, धीरे धीरे मानव की जो इच्छाएं हैं, लालसा है, वो बढ़ती गई। लालसाएं क्या होती गई? बढ़ती गई। जिससे क्या हुआ? मानव जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। मानव जनसंख्या में क्या हुई? बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। औद्योगिक स्तर जो है उनमें भी बढ़ोतरी हुई। बाहरी वाहनों जो हैं, वाहन है, उनमें भी बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी होने से क्या हुआ? जो प्राकृतिक संसाधन थे, क्या थे? प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं जिनमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। कहने का मतलब है, हम कोई आम हमने प्राप्त किए तो वो प्रकृति की देन है, हमें प्रकृति से आम प्राप्त हुआ। पादप, पूरा पादप हमें चाहिए तो वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ। ओके, तो वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो औद्योगिक स्तर बढ़े, मानव जनसंख्या बढ़ी, बाहरी वाहनों का जो है संख्या बढ़ी, जिससे क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हुआ। तेजी से क्या हुआ? दोहन हुआ। दोहन का मतलब होता है यूज हुआ। तो इनकी क्या आने लगी? कमी आने लगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं अभी? प्रतिपालनीय कृषि का उद्भव कैसे हुआ या इसकी जरूरत कैसे पड़ी? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी आई। कमी आने पर क्या हुआ कि जो कमी आने पर पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा। इसके साथ ही आपको बता देता हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हो जाएंगे। शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, ठीक है, और पौष्टिक आहार, इनका भी क्या है? उनको शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, पौष्टिक आहार है, इनके भी उनके सामने बहुत बड़ा अभाव जो है वो आने वाला है। इससे प्रदूषण बढ़ा। इन समस्याओं को देखते हुए क्या किया गया? वर्तमान के अंदर जो है बुद्धिजीवियों द्वारा, या हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया? एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिससे हम लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करें, उनका यूज करें, पूरी जनसंख्या को उनको दिया जाए, पूरी जनसंख्या का भरण पोषण किया जाए, लेकिन उससे प्रकृति पर कोई नुकसान ना पड़े, ना ही उससे पर्यावरण प्रदूषण हो, ना ही इनकी जो है कमी हो। इसके लिए किसका उद्भव हुआ? प्रतिपालनीय कृषि का उद्भव हुआ, क्योंकि इसकी परिभाषा यही है, बिना हानि पहुंचाए हुए, बिना प्रतिकूल प्रभाव के लंबे समय तक इनका उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? प्रतिपालनीय कृषि। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हुई, प्रदूषण बढ़ा, इसके लिए क्या है जो है इसकी कमी हुई, तो पूरी जनसंख्या को तो प्राप्त हो नहीं सकता। इस कमी को दूर करने के लिए प्रतिपालनीय कृषि की जो है वो आवश्यकता पड़ी। प्रतिपालनीय कृषि की अगर हम बात करें तो प्रतिपालनीय कृषि की विधियां हैं, ठीक है, क्या है? प्रतिपालनीय कृषि की विधियों की हम बात करते हैं। इसके अलावा आपको बता देता हूं, और भी मुख्य कारण एक रहा, वो ये था कि वर्तमान में क्या हो रहा था? वर्तमान में ये हो रहा था कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, फर्टिलाइजर्स जो है, इसके अलावा भूमिगत जल का अधिक प्रयोग, इसके अलावा कीटनाशक हैं, शाकनाशक हैं, कीटनाशक हैं, ये क्या है? इनका बहुत ज़्यादा जो है उपयोग होने लगा, उपजाऊपन भी खत्म होने लगा, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होने लगा। वो भी एक मुख्य कारण था प्रतिपालनीय कृषि का यूज करने का। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, मेथड
मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। प्यारे बच्चों, प्रतिपालनीय कृषि की विधियां, प्रतिपालनीय कृषि की विधियां। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिपालनीय कृषि की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हम किन किन विधियों की बात करने वाले हैं। आपके 5 विधियां दी हुई हैं, 5 विधियों की हम बात करेंगे। कौन कौन सी हैं? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर्स है, मिक्सड क्रॉपिंग है, ठीक है, मिक्सड अगर बात करें तो फार्मिंग है, मिक्सड फार्मिंग है। इसके अलावा यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 हैं आपके, देखिए कौन कौन सी है, मैं लिख के बता देता हूँ। जैविक कृषि 1 नंबर है, जैविक कृषि। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। 2 नंबर जो है वो है मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि अर्थात मिक्सड फार्मिंग या एग्रीकल्चर बोल सकते हो। 3 नंबर हम विधि की किसकी बात करेंगे? मिश्रित शस्योत्पादन, इनका हम वर्णन करेंगे। मिश्रित शस्य उत्पादन, मिक्सड क्रॉपिंग। 4 नंबर हम बात करेंगे फसल चक्र। 4 नंबर किसकी बात करेंगे? फसल चक्र अर्थात क्रॉप रोटेशन। फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉप बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। 5 नंबर हम बात करेंगे जीवनाशियों का प्रयोग, जीवनाशियों का प्रयोग अर्थात यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 5 हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम जैविक कृषि की बात करेंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की कल। दूसरी मिश्रित कृषि, मिक्सड फार्मिंग की बात करेंगे। तीसरा जो है मिश्रित शस्य उत्पादन, मिक्सड क्रॉपिंग की बात करेंगे। 4 नंबर हम बात करेंगे फसल चक्र की, क्रॉपिंग रोटेशन की। और 5 नंबर हम बात करेंगे जीवनाशियों का प्रयोग अर्थात यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये विधियां हमें पढ़नी है। तो 3-4 वीडियो इसके बनेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे जैविक कृषि के बारे में।